हेलो नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं देवाराम सारन आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि अपन ने वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये बात कर रहे थे, अपना सब्जेक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग चल रहा था, उसमें अपने 3 टॉपिक है वो कर लिए थे। आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बात करने वाले डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे डिमांड की। किसकी बात करेंगे? आज अपन डिमांड की बात करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे, प्रोड्यूस सरप्लस की बात करेंगे ऑफ एग्री कॉमोडिटीज। जो एग्री कृषि वस्तु होती है, कृषि वस्तुओं में प्रोड्यूस सरप्लस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। डिमांड की बात करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे। डिमांड को प्रभावित करने वाले नेचर और डिटर्मिनेंट्स को प्रभावित, जो डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करने वाले नेचर और डिटर्मिनेंट्स है उनके बारे में अपन बात करेंगे। आज तो अपना टॉपिक रहने वाला है, चैप्टर रहने वाला है। आज अपन पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करने वाले या फिर उसको निर्धारक करने वाले कौन कौन से कारक है उनकी बात करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे प्रोड्यूस सरप्लस पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे प्रोड्यूस सरप्लस के अंदर मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस की बात करेंगे। और कौन कौन से कारक है जो मार्केटेबल सरप्लस को है वो प्रभावित करते हैं उनके बारे में है वो आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं बात करूं तो पिछली क्लास के अंदर अपन मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, अपन ने बाजार विभक्तिकरण के बारे में पढ़ा। उसके अलावा मैं बात करूं तो अपन ने क्या पढ़ा था, तो अपन ने है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो प्रकारों की बात की थी कि कौन कौन से प्रकार के टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट की बात की थी। उसके अलावा अपन ने बात की थी एग्रीकल्चर मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, गुणों के बारे में पढ़ा था कि कृषि विपणन जो अपने कृषि बाजार होते हैं उन कृषि बाजार की क्या क्या है वो विशेषता होनी चाहिए। आज अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई के बारे में। उसके अलावा कि डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करने वाले उनकी नेचर और कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स ऑफ और नेचर है जो डिमांड और इस सरप्लस सप्लाई को है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और अपन पढ़ेंगे प्रोड्यूस सरप्लस। इसके अंदर अपन मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उन कारकों के बारे में अपन आज की क्लास के अंदर डियर्स चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए आप सभी क्लास से। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को है वो प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हो सके तो अपने दोस्तों के पास में भी है वो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक फायदा हो। अपन पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिमांड मांग क्या होती है और सप्लाई आपूर्ति क्या होती है, मांग और आपूर्ति। आज का अपन सेशन रहने वाला है वो मांग और आपूर्ति के ऊपर रहने वाला है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मार्केट प्रोड्यूस सरप्लस। प्रोड्यूस सरप्लस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मार्केटेबल और मार्केटेड। फिर अपन पढ़ेंगे मार्केटेबल सरप्लस को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जुड़ जाइए आप। डिमांड मांग की बात करें अगर, कि मांग क्या होता है? मांग एक प्रभावी इच्छा होती है। मांग क्या होती है? मांग होती है वो एक प्रभावी इच्छा होती है, यानी एक ऐसी इच्छा जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसकी तत्परता और भुगतान करने की क्षमता से समर्थित है। मांग क्या होती है? मांग एक इच्छा होती है जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, क्या मांग एक इच्छा होती है, एक ऐसी इच्छा होती है जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या रहती है? तत्पर रहती है, यानी तैयार रहती है। क्या रहती है? हमेशा तत्परता रखती है, हमेशा है वो तैयार रखती है। और उस वस्तु के बदले उसको क्या देती है? भुगतान करने की क्षमता से भी समर्थित है, यानी कि वस्तु के वो भुगतान भी करती है। क्या करती है? भुगतान करके वस्तु को प्राप्त करने की तत्परता रखती है। मांग एक ऐसी इच्छा होती है, मांग एक ऐसी प्रबल इच्छा है जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा तैयार रहती है। और उस वस्तु का भुगतान करने के लिए भी वो तैयार रहती है, भुगतान करने की क्षमता भी होती है। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। मांग होती है एक वो प्रभाव इफेक्टिव प्रभावी इच्छा होती है। Desire which is made by willingness, ability to pay off commodities in order to obtain। मांग होती है, मांग क्या होती है? किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, तैयार रहती है। और उस वस्तु का भुगतान करके भी है वो वस्तु को भुगतान करने की क्या होती है? उसके अंदर क्षमता होती है। अब बात करते हैं हिब्डन ने वो क्या बताई थी मांग की परिभाषा। बात करते हैं हिब्डन की। किसकी बात करते हैं? अगर अपन हिब्डन की बात करें कि हिब्डन ने उन्होंने मांग की परिभाषा है वो क्या बताई थी, तो हिब्डन के अनुसार अगर मैं बात करूं, मांग का अर्थ वस्तु की विभिन्न मात्रा जो किसी दिए गए बाजार में अलग अलग कीमतों पर किसी निश्चित समय अवधि में खरीदी जाएगी।
हेब्डन के अनुसार मांग क्या होती है कि वस्तु की विभिन्न मात्रा, क्या होती है, कोई वस्तु होती है, उस वस्तु की विभिन्न मात्रा जो बाजार में अलग अलग कीमतों पर किसी निश्चित समय पर खरीदी जाती है। बाजार में अलग अलग कीमतों पर निश्चित समय पर क्या होती है, खरीदी जाती है। हेब्डन ने क्या बताया कि बाजार मांग होती है वो किसी वस्तु की विभिन्न मात्रा होती है। मांग क्या होती है, हेब्डन के अनुसार मांग किसी वस्तु की मात्रा होती है जो बाजार में है वो अपन को अलग अलग कीमतों पर मिलती है। क्या होती है, अलग अलग कीमतों पर है वो मिलती है और किसी निश्चित समय में अपन खरीदी की जाती है। मांग क्या होती है, मांग होती है वो हिब्डन के अनुसार वस्तुओं की विभिन्न मात्राएं। मांग हिब्डन के अनुसार मांग वस्तुओं की विभिन्न मात्राएं जो दिए गए बाजार में वो अलग अलग कीमतों पर निश्चित समय में खरीदी जाती है। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। डिमांड मीन्स द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स that would be purchased per time period at different price in a given market। यानी कि अलग अलग कीमतों पर अपन किसी निश्चित समय अवधि के अंदर जो वस्तु खरीदते हैं उन वस्तुओं को मांग कहते हैं। या अपन कह सकते हैं मांग एक प्रभावी इच्छा है जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमेशा है वो तत्पर रहती है, तैयार रहती है और वस्तु के बदले में है वो उसके भुगतान करने की क्या होती है, क्षमता होती है। उसको अपन कहते हैं मांग कहते हैं। अब अपन बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स, यानी कि मांग को प्रभाव निर्धारित कारक कौन कौन से, ऐसे कौन से कारक है जो क्या करते हैं, मांग का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, क्या करते हैं, डिटर्मिनेट्स करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो मांग का डिटर्मिनेट्स करते हैं, मांग का निर्धारण करते हैं। उन कारकों के बारे में वो अपन इस क्लास के अंदर, इस सेशन में भी अपन बात करेंगे। देयर आर मनी डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड, मांग के है वो कई प्रकार के निर्धारक होते हैं। मांग के क्या होते हैं, देयर आर मनी डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड, मांग के कई निर्धारक होते हैं। बट द टॉप 5 डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड आर एज टू फॉलो। मांग के है वो कई प्रकार के निर्धारक होते हैं। क्या होते हैं, मांग के निर्धारकों की बात करें तो मांग के निर्धारक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से जो 5 इंपोर्टेंट निर्धारक हैं उन 5 मुख्य निर्धारकों की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है अपने प्रोडक्ट कॉस्ट, उत्पाद की लागत। उत्पाद की लागत भी है वो मांग को परिवर्तित करती है। कैसे करती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अनुसार उत्पाद की मांग में परिवर्तन होता है। वस्तु होती है, उस वस्तु की अगर कीमत में परिवर्तन होगा, क्या होगा, वस्तु की प्राइस में परिवर्तन होगा तो वस्तु की प्राइस में परिवर्तन के साथ में मांग भी होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। क्या होती है, प्रभावित होती है। मान लेते हैं अपन किसी वस्तु है, कोई अपनी वस्तु है, उस वस्तु की अगर कॉस्ट के अंदर, अगर उसकी प्राइस के अंदर अगर वो बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मांग प्राइस की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होती है। यानी कि जैसे जैसे किसी प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, यानी कि उसकी है वो कीमत बढ़ेगी तो मांग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अधिक कीमत होने पर मांग हो जाती है वो घट जाती है। किसी उत्पाद को खरीदने का निर्णय लेने वाले लोग उस उत्पाद को तभी खरीदने का निर्णय लेंगे जब उससे संबंधित सभी कारक अपरिवर्तित हो जाते हैं। क्या होते हैं कि कोई भी उत्पाद है, उस उत्पाद को खरीदने के लिए जो निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं लोग, उस डिसीजन को तभी ले पाएंगे जब उस उत्पाद को तभी खरीदेंगे जब उसके सभी निर्धारक होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। सभी कारक अपरिवर्तित होते हैं तब वो खरीदते हैं। अगर मान लो वस्तु की है वो क्या बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है तो मांग हो जाएगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है अपने उपभोक्ताओं की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। अगर उपभोक्ताओं की आय बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी। क्या होगी, अधिक अगर उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, उन कंज्यूमर्स की मांग बढ़ेगी तो आय भी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। सॉरी, उनकी जो कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी तो उनकी जो मांग है वो भी बढ़ेगी। अगर मान लो जब आय बढ़ती है तो मांग, कई वस्तुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। अपन को पता है जब अपने पास पैसे होते हैं तो अपने शौक है वो थोड़े कुछ अलग हो जाते हैं। यानी कि जब अपने पास पैसे होते हैं यानी आय होती है, क्या होती है, अपने पास आय होती है, आय बढ़ेगी तो मांग भी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ये ध्यान रखना, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी वस्तु के ऊपर कॉस्ट है, उसकी लागत है, उस वस्तु की लागत बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, लागत बढ़ जाती है। यानी कि लागत बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, वस्तु की प्राइस बढ़ेगी। ये अपन को पता है। अगर किसी वस्तु को बनाने में अधिक टाइम लगता है तो उसकी लागत बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड है, मांग है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरा अपन ने बढ़ा उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग भी है वो बढ़ेगी। इसी तरह अगर आय घटती है तो मांग भी घट जाती है। और मान लो अपनी आय है वो क्या हो जाए, अचानक घट जाए तो अपनी मांग है वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है।
तो उपभोक्ता की आय है वो भी मांग को निर्धारित करती है। अगर उपभोक्ता की आय अधिक होगी तो उसकी मांग भी अधिक होगी, अगर उपभोक्ता की आय कम होगी तो उसकी मांग भी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, कम होगी। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं बता दूं डियर्स कि अगर मान लो कोई भी अपना प्रोडक्ट है, वस्तु अपन तैयार कर रहे हैं, उस वस्तु को तैयार करने की लागत बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी डियर्स, अगर लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी स्टूडेंट्स, तो अपन को पता है प्राइस बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये तो आपको ही पता है। और प्राइस बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी। कीमत बढ़ेगी तो मांग है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपन को जो चीज पहले है वो 50 रुपए में मिल रही थी, वो चीज अगर बाद में अगर अपन को है वो 100 रुपए में मिल जाएगी, तो उसका अपन सब्सिट्यूट देखेंगे, उस कीमत की मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दो फैक्टर्स ये हो गए। तीसरा है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, मतलब तीसरा ये रहा संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की लागत, उससे रिलेटेड जो गुड्स है, वस्तुएं, उनकी और क्या लागत है उनका, वो भी है वो मांग को प्रभावित करते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के लिए एक वस्तु की लागत में वृद्धि से एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की मांग में कमी आएगी। अगर मान लो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की एक वस्तु की लागत में वृद्धि होती है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की मांग में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे अपन बात करें तो रोटी की दर में वृद्धि से मक्खन की मांग घट जाती है। अगर मान लो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की मांग है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाती है, यानी कि एक जो उसका साथ वाला उत्पाद होता है उसकी मांग बढ़ जाती है। एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के लिए एक वस्तु की लागत में वृद्धि, एक मान लो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, सहायक अपन जिसको उत्पाद बोल सकते हैं, उसके अगर मान लो कीमत में वृद्धि होती है तो उस दूसरे की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे अपन ने यहाँ बात की है कि रोटी क्या है, रोटी रोटी की मान लो कीमत के अंदर क्या हो जाएगी, रोटी की कीमत है वो बढ़ जाएगी। तो रोटी की कीमत बढ़ जाएगी तो अपन को पता है उसके साथ में अपन रोटी के लगा कर ये मखान खाएंगे। रोटी की कीमत बढ़ेगी तो रोटी की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रोटी की कीमत बढ़ेगी तो अपन रोटी है वो होटल से कम लेंगे। मान लो अगर अपन को 5 रुपए में रोटी दे रहे हैं तो अपन कहेंगे कोई ना फुल दबा के खाते हैं, 10 रोटी खा लेंगे। और अगर मान लो वही रोटी अपन को 10 रुपए में मिले तो कहते हैं यार अपन घर पहुंचे तब तक अपन का जुगाड़ होना चाहिए, 6-7 रोटी खाएंगे। तो रोटी की मांग बढ़ेगी तो रोटी अपन कम खरीदेंगे, रोटी कम खरीदेंगे तो उसके ऊपर लगाने के लिए मक्खन की आवश्यकता भी अपन को कम होगी। तो इस प्रकार होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाती है। जैसे ये सहायक उत्पाद है, इसकी मांग है वो बढ़ गई, तो दूसरा जो सहायक उत्पाद होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है, उसकी मांग क्या, इसकी है अगर मान लो कीमत बढ़ जाती है तो दूसरे की मांग हो जाती है वो घट जाती है। जैसे रोटी की कीमत बढ़ने, रोटी की दर में वृद्धि होने से, रोटी की कीमत में बढ़ने से मक्खन की मांग घट जाती है। इसी तरह एक वस्तु की दर में वृद्धि से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की मांग में वृद्धि हो जाती है। एक मान लो है वो जो कॉन्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसकी मांग में अगर वृद्धि हो जाती है तो दूसरे में क्या हो, एक की मांग में अगर वृद्धि हो जाती है तो दूसरे की मांग है वो बढ़ जाती है। जैसे चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी की मांग बढ़ेगी, इसलिए चाय की मांग घटेगी। ठीक है। जैसे आपको मान लो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का मतलब होता है उसके स्थान पर किसी और का अपन है वो यूज लेते हैं। जैसे मान लो चाय की कीमत बढ़ गई, क्या हो गई, चाय की कीमत बढ़ गई तो लोग चाय पीना है वो बंद करेंगे। चाय पीना बंद करेंगे तो क्या पियेंगे, तो वो पियेंगे मांग, क्या पिए वो सॉरी क्या पियेंगे, कॉफी पियेंगे। क्या पियेंगे, कॉफी पियेंगे। तो कॉफी की मांग है वो बढ़ जाएगी। यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने पर दूसरे प्रोडक्ट की यह मांग है घट जाती है। ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, एक सहायक उत्पाद की मांग बढ़ने पर एक सहायक उत्पाद की कीमत बढ़ने पर दूसरे उत्पाद की मांग घट जाती है। जैसे अगर मान लो रोटी की कीमत बढ़ेगी तो मक्खन की मांग है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रोटी की कीमत बढ़ेगी तो रोटी को अपन खरीदेंगे कम, रोटी की मांग कम हो जाएगी। रोटी की मांग कम होगी तो उसके ऊपर लगाने के लिए मक्खन की मांग भी आ जाए और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, एक कॉम्प्लिकेटेड पदार्थ की प्रोड्यूस की कीमत बढ़ने पर दूसरे कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोडक्ट होता है उसकी मांग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर अपन को यह ध्यान रखना है कि एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने पर दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की मांग है वो बढ़ जाती है। जैसे चाय की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे, जिससे कॉफी की मांग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ये अपना तीसरा, कि संबंधित वस्तुओं और सेवाओं की लागत में अगर बढ़ जाती है, संबंधित वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है तो उसकी जो दूसरी संबंधित वस्तु होती है, सहायक वस्तु होती है, उसकी मांग है वो घट जाती है।
और अगर मान लो एक सब्स्टिट्यूट यानी स्थापन वस्तु है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की, एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की मांग है वो बढ़ जाती है। जैसे चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफी की मांग बढ़ जाती है। फिर अपन बात करते हैं उपभोक्ताओं की अपेक्षा, कंज्यूमर्स एक्सेप्टेशन। किसी भी प्रोडक्ट के प्रति कंज्यूमर्स की क्या फीलिंग्स है, कंज्यूमर्स की क्या भावना है, उसके बारे में कंज्यूमर्स क्या रिव्यू देना चाहते हैं, वो भी है वो कहीं ना कहीं डिमांड को प्रभावित करते हैं। कि हाई एक्सेप्टेशन ऑफ इनकम, या किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि की एक्सेप्टेशन से मांग में वृद्धि होती। आय की कम उम्मीद या माल की कम कीमत से मांग में कमी आएगी। अगर मान लो आय की कम उम्मीद है या फिर माल की कम है कीमत से, अगर अगर आय में क्या है कम उम्मीद है या फिर माल की जो कीमत है वो कम है तो मांग में भी क्या आएगी, कमी हो जाएगी। या फिर अपन बात करते हैं कि हाई एक्सेप्टेशन ऑफ इनकम। अगर मान लो अपन को है वो इनकम की क्या है अधिक अपेक्षा है तो उसके जिससे भी है वो कीमत में वृद्धि होती है और एक्सेप्टेशन से भी मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि अपने उपभोक्ता की जो अपेक्षा होती है उससे भी मांग में वृद्धि होती है। फिर है बाजार में खरीदार, बायर्स इन द मार्केट। यदि किसी वस्तु के खरीदारों की संख्या कम या ज्यादा है तो मांग में बदलाव होगा। अगर मान लो किसी वस्तु के जो खरीदार से, बायर से खरीदने वाले लोग है वो कम या ज्यादा है तो भी है वो मांग में क्या होगा, बदलाव होगा। जैसे कि आप किस प्रकार से, अगर मान लो किसी भी वस्तु के जो कंज्यूमर्स है, बायर्स है, वो अगर ज्यादा है तो मांग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसी भी अगर वस्तु के कंज्यूमर्स ज्यादा है, बायर्स ज्यादा है तो मांग ज्यादा होगी, और अगर बायर्स कम है तो मांग क्या होगी, कम होगी। If the number of buyers for accommodates are more or less, then they will be a shift in demand। यानी कि किसी वस्तु के अगर जो मार्केट के अंदर बायर्स ज्यादा या कम है वो भी है वो कहीं ना कहीं डिमांड को प्रभावित करते हैं। अब अपन बात करते हैं सप्लाई की। किसकी बात करते हैं, सप्लाई की। अपन ने वो डिमांड की बात कर ली कि डिमांड क्या होती है। डिमांड एक प्रबल इच्छा होती है जो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, और उस वस्तु की है वो भुगतान करने में भी क्या होती है, उसके भुगतान करने की क्षमता होती है। उसको अपन क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। मांग को कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो मांग का निर्धारक करते हैं उनके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। जैसे उपभोक्ता की आय, अगर आय बढ़ेगी तो मांग है वो भी बढ़ेगी। दूसरा है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाएगी। और एक अगर कॉम्प्लिकेटेड पदार्थ की प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है तो दूसरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट की भी मांग है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर अपन ने बात की बायर्स की। अगर मार्केट के अंदर बायर्स ज्यादा है तो मांग बढ़ेगी, और अगर बायर्स कम है तो मांग घटेगी। और अपन ने बात की थी कॉस्ट की। अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये मुख्य अपने जो डिटर्मिनेंट्स है उनके बारे में वो अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करने वाले सप्लाई के बारे में कि आपूर्ति क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। सप्लाई एक आर्थिक शब्द है, आपूर्ति क्या है, एक इकोनॉमिक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये, सप्लाई है वो एक इकोनॉमिक वर्ड है। सप्लाई एक इकोनॉमिक टर्म में अपन को ध्यान रखना है। ये क्या है, एक इकोनॉमिक टर्म है, एक आर्थिक शब्द है जो किसी दिए गए उत्पाद या सेवा की मात्रा को दर्शाती है। आपूर्ति क्या दर्शाती है, किसी भी दिए गए जो उत्पाद या सेवा है उसकी क्वांटिटी को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, क्वांटिटी को दर्शाती है। सप्लाई इज एन इकोनॉमिक टर्म that refers to the amount of given product or service that suppliers are willing to offer। यानी कि जो आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, ये एक इकोनॉमिक वर्ड होता है। यह किसी दिए गए उत्पाद या सेवा की मात्रा को दर्शाती है। जो आपूर्ति करता है, सप्लायर्स उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स को एक निश्चित अवधि में एक निश्चित मूल्य स्तर पर विक्रय करने के लिए तैयार होते हैं। आपूर्ति एक आर्थिक शब्द है जो किसी दिए गए उत्पाद या सेवा की मात्रा को दर्शाते हैं। जो आपूर्तिकर्ता उपभोक्ताओं को एक निश्चित अवधि में एक निश्चित मूल्य स्तर पर विक्रय करने के लिए तैयार होते हैं। जो आपूर्तिकर्ता होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनको एक निश्चित अवधि के अंदर एक निश्चित मूल्य स्तर पर क्या करते हैं, विक्रय करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको बेचने के लिए तैयार रहते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। सप्लाई क्या होता है, किसी उत्पाद या सेवा की मात्रा को दर्शाती है। कोई भी उत्पाद या सेवा की मात्रा, किसी उत्पाद की क्या हो गई, मात्रा। सप्लाई की मैं बात करूं, कोई भी अपना प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की मात्रा जो किसी को है वो क्या करे, बायर्स करने के लिए, किसी को है वो कंज्यूमर्स को है वो क्या करने के लिए, कंज्यूमर्स या जो उपभोक्ता होते हैं, सप्लायर्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं, उनको क्या करना है, उनको
मूल्य निश्चित मूल्य स्तर पर विक्रय करने के लिए तैयार होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित मूल्य स्तर पर विक्रय करने के लिए तैयार होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। सप्लाई किसी उत्पाद या सेवा की मात्रा होती है जो किसी उपभोक्ता को क्या करने, उपभोक्ता को विक्रय करने के लिए क्या रहती है? तैयार रहती है। उपभोक्ता को विक्रय करने के लिए तैयार रहती है, उसकी मात्रा को अपन क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। क्योंकि आपूर्ति एक आर्थिक शब्द होता है जो किसी दिए गए उत्पाद या सेवा की मात्रा को दर्शाता है। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को दर्शाएगा, मात्रा को दर्शाएगा। जो आपूर्ति करता है या उपभोक्ताओं को एक निश्चित अवधि में एक निश्चित मूल्य स्तर पर है वो विक्रय करने के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं। अब अपन बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई की, कि सप्लाई की है वो कौन कौन से कारक होते हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई अपन बात करेंगे कि जो अपने आपूर्ति होती है, आपूर्ति के कौन कौन से निर्धारक तत्व है उनकी बात करेंगे। देयर आर मेनी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, आपूर्ति के वो कई प्रकार के कारक होते हैं, बट टॉप डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड्स आर एज फॉलो। अपन बात करें कि डिमांड होती है, डिमांड के डिटरमिनेंट्स के कई सारे कारक होते हैं, उनमें से कुछ मुख्य कारक है उनकी अपन बात यहाँ कर रहे हैं। ये कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाजार में एक वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? अपन जो कारकों की बात करेंगे ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक उत्पाद की है वो आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। आपूर्ति के इन निर्धारकों के प्रभाव को समझना चाहिए। इनमें से कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। वस्तु की कीमत यह सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। वस्तु की कीमत है जो प्राइस है, वस्तु की क्या है? कीमत। वस्तु की कीमत है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निर्धारक है। यह आपूर्ति को काफी हद तक प्रभावित करता है। वस्तु की कीमत होती है यह आपूर्ति को काफी हद तक प्रभावित करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार, सप्लाई के नियम के अनुसार अगर मान लो वस्तु की कीमत है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो उसकी मांग है वो क्या हो जाएगी? सॉरी, वो जो डिटरमिनेंट्स है सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? अगर मान लो वस्तु है, वस्तु की कीमत में क्या आ गई? कमी आ गई। वस्तु की कीमत में कमी आ गई तो सप्लाई है, सप्लाई के अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो मांग बढ़ेगी तो उसको हर जगह सप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आएगी वस्तु की मांग बढ़ने से। लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार एक वस्तु और आपूर्ति की कीमत के बीच में एक पॉजिटिव संबंध होता है। क्या होता है? एक वस्तु और आपूर्ति की कीमत के बीच में एक पॉजिटिव संबंध होता है। कोई भी वस्तु है उसकी कीमत बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी है वो बढ़ जाएगी। एक वस्तु की सप्लाई मूल्य में वृद्धि के साथ में अन्य चीजें को स्थिर मानती है। लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार क्या है कि एक वस्तु और एक आपूर्ति की कीमत के बीच में क्या होता है? एक पॉजिटिव संबंध होता है। वस्तु और आपूर्ति की कीमत के बीच में एक पॉजिटिव संबंध होता है। एक वस्तु की सप्लाई मूल्य में वृद्धि के साथ बढ़ती है। एक वस्तु की जो सप्लाई मूल्य होता है वो वृद्धि के साथ में बढ़ता है और अन्य चीजें स्थिर मानती है। फिर है अपने संबंधित वस्तुओं की कीमत प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो उस वस्तु से संबंधित वस्तुएं होती है उनकी कीमत भी है वो कहीं ना कहीं सप्लाई को प्रभावित करती है। कैसे करती है? कि संबंधित वस्तुओं की कीमत से वस्तु या सर्विस जो सेवा होती है कि सप्लाई भी प्रभावित होती है। क्या होती है? अपनी संबंधित वस्तुओं की कीमत से गुड्स या सर्विसेज की कीमत सप्लाई होती है वो भी प्रभावित होती है, इन संबंधित वस्तुओं में शामिल होती है। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स वे हैं जिनका उपयोग उपभोक्ताओं को समान संतुष्टि देने के लिए एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें कि स्थापन वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट वस्तुएं क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूट वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोक्ता होते हैं वो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे धान के स्थान पर अपन बात करें, गेहूं के स्थान पर है वो चावल का अपन उपयोग कर सकते हैं। चाय और कॉफी ये क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। मतलब एक उपभोक्ता होता है इनको समान संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक ही जगह दूसरे का यूज कर सकता है। जैसे अपन गेहूं है वो अपना पेट भरने के लिए करते हैं, भूख मिटाने के लिए करते हैं, तो गेहूं नहीं मिलने पर चावल का उपयोग भी अपन भूख मिटाने के लिए कर सकते हैं। यदि कोक की कीमत बढ़ जाती है, जैसे अपने जो कोक कोल्ड ड्रिंक आती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप कोक की अधिक सप्लाई हो जाएगी। कोक की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी तो सप्लाई की आवश्यकता भी अधिक होगी। ये फर्म के लिए कोक की सप्लाई अधिक लाभदायक हो जाती है। तो फर्म के लिए होगी, जो कोक की कंपनी है उसके लिए अधिक लाभदायक होगी। लेकिन इस प्रकार कोक की कीमत में वृद्धि से लिम्का की सप्लाई में गिरावट आ जाएगी। जो कोक की अगर मान लो सप्लाई बढ़ेगी तो जो लिम्का होगी उसकी सप्लाई में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं है अपने इसकी सप्लाई को है वो प्रभावित करते हैं।
जैसे कोक की कीमत सप्लाई बढ़ गई तो अपने लिम्का की कीमत सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसी प्रकार चाय की सप्लाई बढ़ने पर कॉफी की सप्लाई क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर अपन बात करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, संयुक्त उत्पाद। संयुक्त उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करने के लिए सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस से उत्पन्न होते हैं। अगर संयुक्त उत्पाद की बात करें कि संयुक्त उत्पाद क्या होते हैं, तो संयुक्त उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसकी, उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस से उत्पन्न होते हैं। संयुक्त उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करने के लिए सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस से है वो उत्पन्न होते हैं। जैसे दूध से मक्खन और पनीर का उत्पादन, दूध से मक्खन का भी उत्पादन कर सकते हैं और पनीर का भी उत्पादन कर सकते हैं। लकड़ी और पेड़ के विभिन्न ग्रेड अपन को प्राप्त होते हैं। संयुक्त उत्पादों की कीमतें और दिए गए वस्तु की सप्लाई के बीच में एक सीधा संबंध है। संयुक्त उत्पाद की कीमत और दिए गए वस्तु की सप्लाई, जैसे अगर अपन बात करें दूध से अपन क्या बना सकते हैं, दूध से अपन मक्खन बना सकते हैं, मक्खन और अपन क्या बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, सॉरी अचार नहीं उसको क्या बोलते हैं, पनीर, पनीर बना सकते हैं। तो अगर मान लो दूध की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, दूध की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, तो इनकी मांग में है वो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे उत्पादों की कीमत बढ़ती है तो दी गई वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ने लगती है। यदि दूध की कीमत बढ़ती है तो इससे दूध की सप्लाई अधिक होगी, दूध की कीमत बढ़ेगी तो दूध की सप्लाई अधिक होगी, और इससे आगे पनीर और मक्खन की कीमतें भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो जॉइंट प्रोडक्ट होता है, संयुक्त उत्पाद होता है, वो कभी कहीं ना कहीं मांग को प्रभावित करते हैं, मांग या फिर इसको अपन सप्लाई को प्रभावित करते हैं। जैसे संयुक्त उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो उपभोक्ता की जरूरत को पूरा करने के लिए सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस से उत्पन्न होते हैं। जैसे मक्खन और पनीर होता है, इसका उत्पादन अपन को एक सिंगल प्रोडक्शन से दूध से होता है। तो अगर मान लो दूध की कीमत है वो बढ़ जाती है तो दूध की सप्लाई है वो अधिक होगी, दूध की सप्लाई अधिक होगी तो पनीर की मांग है वो, पनीर और मक्खन होगी उनकी मांगे है जो कीमतें है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्पादन के कारकों की कीमत, प्राइस ऑफ फैक्टर्स। उत्पादन की लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कच्चे माल की कीमत, अगर मान लो किसी उत्पाद को तैयार करने के लिए कच्चे माल की कीमत है वो अधिक है तो उत्पाद तैयार होगा उसकी भी कीमत होगी वो अधिक होगी, उसकी कीमत अधिक होगी तो सप्लाई भी अधिक होगी। पूंजी पर किराया और ब्याज, मशीनरी की लागत, ये भी कारक है वो कहीं ना कहीं सप्लाई को प्रभावित करते हैं। वेतन और परिवहन लागत, इनमें से किसी भी कीमत में वृद्धि की उत्पादन से में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अगर इनमें से अपन ने बात की जैसे कच्चे माल है, मशीनरी कीमत है, इनमें से किसी भी कीमत की अगर किसी की भी कीमत बढ़ेगी, किसी एक की कीमत बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और इसकी कुल लाभ कम होगा। उत्पादन लागत बढ़ेगी तो कुल लाभ कम होगा। और इसके विपरीत अगर किसी वस्तुओं या सेवाओं की सप्लाई के लिए सप्लायर्स प्रमुख रूप से प्रोत्साहन का काम करता है, और अगर बेनिफिट प्राप्त होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की जो सप्लाई के लिए सप्लायर्स होते हैं वे भी प्रमुख प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए बेनिफिट में वृद्धि से अधिक आपूर्ति होती है और बेनिफिट में कमी से आपूर्ति कम होती है। अगर मान लो लाभ अधिक होगा किसी वस्तु से तो उसकी आपूर्ति होगी वो अधिक होगी, और किसी वस्तु से लाभ कम होगा तो उसकी आपूर्ति है सप्लाई है वो भी क्या होगी, कम होगी। कुल मिला के बात यह है कि किसी वस्तु से अगर अपन को लाभ अधिक प्राप्त होता है तो उसकी सप्लाई होगी वो अधिक होगी, और किसी वस्तु से अगर सप्लायर्स को लाभ कम प्राप्त होगा है तो उसकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। ये अपन को ध्यान रखना है। फिर है विक्रेताओं की उम्मीदें, एक्सेप्टेशन ऑफ सेलर्स, कि जो विक्रय करने वाले हैं उनकी क्या उम्मीदें उन वो भी है कहीं ना कहीं सप्लाई को प्रभावित करते हैं, सप्लाई को निर्धारित करते हैं। यदि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की उम्मीद है तो सप्लायर्स भविष्य में अधिक कीमत लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु की अधिक सप्लाई पर रोक लगा देते हैं। अगर मान लो फ्यूचर के अंदर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने के चांस है, अगर मान लो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेनों का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पेन की फ्यूचर में है वो क्या हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी और इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो मैं इसके सप्लाई को कम कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसकी सप्लाई को कम कर दूंगा और स्टोरेज करना शुरू कर दूंगा। तो अगर मान लो सप्लायर्स को बायर्स को लग जाता है कि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई है वो कम कर देते हैं। इसके विपरीत यदि मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, ये उम्मीद की जाती है कि गेहूं की कीमत बढ़ने वाली है तो किसान भविष्य में उच्च सप्लाई से प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादन को बनाए रखते हैं जिससे आपूर्ति कम होती है।
मान लो अपन ने पता लग जाए कि अपन ने गेहूं का प्रोडक्शन किया है, उसकी भविष्य के अंदर कीमत बढ़ेगी, तो किसान होता है वो उच्च सप्लाई प्राप्त करने के लाभ से वो क्या करता है, उसके सप्लाई को है वो कम कर देता है, यानी वो बेचता नहीं है, स्टोरेज कर देता है। इसी तरह अगर उम्मीद है कि निकट भविष्य में कीमत गिरने वाली है, तो भविष्य के नुकसान को खत्म करने के लिए सप्लायर सप्लाई को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। फिर है अपने टेक्नोलॉजी, तकनीकी नवाचारों और आविष्कारों जैसे प्रौद्योगिकी में सुधार से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन अधिक कुशल और बेहतर गुणवत्ता को बनाता है। तकनीक आ जाने से टेक्नोलॉजी के आ जाने के कारण वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है वो क्या होता है, अधिक कुशल और बेहतर गुणवत्ता का होता है। अधिक एफिशिएंसी उत्पादन लागत में क्या करती है, कमी के साथ में लाभ भी अधिक होता है। अगर मान लो अधिक टेक्नोलॉजी के विकसित हो जाने से उत्पाद जो वस्तु और सेवा होती है उनका क्या होता है, अधिक लाभ प्राप्त होता है, उनका उत्पादन होता है वो अधिक होता है, गुणवत्ता युक्त उत्पादन होता है, और गुणवत्ता युक्त उत्पादन के कारण जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें भी कमी के साथ में वो लाभ अधिक प्राप्त होता है। प्रौद्योगिकी की स्थिति उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ाती है या कम करती है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो उत्पादों की सप्लाई बढ़ेगी, और अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो उत्पादों की सप्लाई की होगी वो क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट है अपना टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, कि सरकार की नीति काफी हद तक है वो कमोडिटीज की सप्लाई को भी प्रभावित करती है। अगर मैं टैक्स की बात करूं, सब्सिडी की बात करूं, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें, तो गवर्नमेंट पॉलिसी की नीतियां होती है वो काफी हद तक है वो वस्तुओं की सप्लाई को है वो प्रभावित करती है। सरकार द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क जैसे उत्पाद शुल्क, आयात शुल्क और जीएसटी आदि से उत्पादन की कुल लागत बढ़ जाती है, इसलिए लागत में वृद्धि वस्तु के लाभ और सप्लाई को है वो कम करती है। अगर मान लो सरकार के द्वारा लगाए गए जो टैक्स है, टैक्सों के अंदर वृद्धि हो जाती है, तो लागत में वृद्धि होगी, और उत्पाद की लागत में वृद्धि मतलब उसकी सप्लाई में भी कमी होगी और उससे लाभ भी होगा, वो क्या होगा, कम होगा। इस तरह सब्सिडी से उत्पादन की कुल लागत में कमी आती है, सब्सिडी से उत्पादन की जो लागत है उसमें कमी आती है, और सप्लाई में अधिक होती है, लाभ भी अधिक होता है। फिर है नंबर्स ऑफ सेलर्स, बेचने वालों की संख्या। अगर विक्रेताओं की संख्या बाजार की सप्लाई को प्रभावित करती है, बाजार में सप्लाई को प्रत्येक व्यक्तिगत आपूर्तिकर्ता की सप्लाई के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स की संख्या भी है वो कहीं ना कहीं सप्लाई को या आपूर्ति को प्रभावित करती है। बाजार में अधिक से अधिक विक्रेता हो तो आपूर्ति अधिक होती है, अगर मान लो सप्लायर्स अधिक है तो सप्लाई अधिक होगी, और इस तरह अगर बाजार में विक्रेता कम होते हैं तो आपूर्ति भी कम होती है। नेक्स्ट अन्य कारक में बात करें तो वस्तु, कई कारक है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे फर्म का लक्ष्य, परिवहन और संचार सेवाओं, बाजार की संरचना, ये भी है वो अपने मांग को है वो प्रभावित करते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रोड्यूस सरप्लस की, किसकी बात करेंगे, उत्पादक अधिशेषी क्या होते हैं। उत्पादक अधिशेषी दो प्रकार के होते हैं, मार्केटेबल और मार्केटेड, उनके बारे में बात करेंगे। उनको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे, उनके बीच में संबंध क्या है उनकी भी है वो अपन बात करने वाले हैं। बात करें अपन प्रोड्यूस सरप्लस की, उत्पादक अधिशेषी अन्य क्षेत्र के विपरीत किसान द्वारा अपने खेत में उत्पादित हर चीज उपभोक्ता को नहीं बेची जाती। जो अदर क्षेत्र होते हैं उनमें अपन कोई भी किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, अगर मान लो, तो उसके उत्पादन का लक्ष्य पूरी की पूरी जो वस्तुएं होती है उसको अपन उपभोक्ता तक पहुंचा देते हैं, क्या कर देते हैं, उपभोक्ता तक पहुंचा देते हैं। इसके विपरीत किसान अपने खेत के अंदर जो भी चीज का उत्पादन कर रहा है उस हर चीज को कंज्यूमर तक नहीं देता है। अधिकांश कृषि वस्तुओं में विपणन की गई मात्रा उत्पादित मात्रा से अधिक भिन्न होती है। अधिकांश अगर अपन कृषि वस्तुओं की बात करें, इसमें विपणन की गई मात्रा यानी कि बेची गई मात्रा, मार्केटिंग की गई मात्रा उत्पादित उत्पादित मात्रा से क्या होती है, भिन्न होती है। एक किसान अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में उपज बेचता है। अगर मान लो उत्पादन है वो किसान को क्या होता है, उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन उसकी वो मार्केटिंग करेगा, वो क्या करेगा, कम करेगा, क्या करेगा, मार्केटिंग कम करेगा। कम क्यों करेगा, क्योंकि ये किसान होता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद में जो उपज उसकी बचती है उस उपज को है वो बेचता है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में
उत्पादक प्रोड्यूसर के कृषि उत्पाद का अधिशेषी सरप्लस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अपन बात करें डेवलपिंग इकोनॉमी की, कोई भी विकासशील अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर उत्पादक की जो कृषि का उत्पाद का अधिशेषी है सरप्लस है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरप्लस अधिशेषी उत्पाद का अधिशेषी की बात करें कि सरप्लस क्या होता है कि यह वो मात्रा है जो वास्तव में देश की गैर उत्पादक आबादी नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन को उत्पाद पॉपुलेशन को है वो उपलब्ध कराई जाती है। अगर बात करें उत्पाद का अधिशेषी, किसकी बात करें, उत्पाद का अधिशेषी की बात करें, मार्क जो प्रोड्यूस सरप्लस है उसकी अपन बात करें कि प्रोड्यूस सरप्लस क्या होती है। प्रोड्यूस सरप्लस वो मात्रा होती है जो वास्तव में देश के जो गैर उत्पादक आबादी है उनको उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, मार्केटिंग की दृष्टि से यह अधिशेषी वस्तुओं के कुल उत्पादन से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो वस्तुओं का कुल उत्पादन होता है इससे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है कि अधिशेषी जो प्रोड्यूस सरप्लस होता है, प्रोड्यूस सरप्लस उत्पादन से अधिक महत्व होता है। विपणन और बाजारों के विस्तार की व्यवस्था केवल किसानों के पास उपलब्ध अधिशेषी की मात्रा के आधार पर की जाती है। विपणन यानी कि मार्केटिंग और बाजार के अंदर विस्तार की व्यवस्था होती है, वो केवल और केवल किसानों के पास में जो उपलब्ध अधिशेषी है, किसानों के पास में प्रोड्यूस सरप्लस है। प्रोड्यूस सरप्लस क्या होता है, वो उत्पादन की वह मात्रा जो उपभोक्ताओं तक है वो पहुंचाई जाती है, जो नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन होती है उस नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन तक उपलब्ध करवाई जाती है, पहुंचाई जाती है, उसको अपन प्रोड्यूस सरप्लस कहते हैं, जो कि कुल उत्पादन के आधार पर की जाती है। जिस दर से कृषि उत्पादन का विस्तार होता है वह कृषि विस्तार की गति को निर्धारित करता है। जिस प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का विस्तार होता है वही कृषि विस्तार विकास की गति को निर्धारित करता है। जबकि विपणन योग्य अधिशेषी मार्केटेबल सरप्लस में वृद्धि आर्थिक विकास की गति को निर्धारित करता है। अगर अपन मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में विस्तार हो रहा है, किसमें विस्तार हो रहा है, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर विस्तार हो रहा है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में विस्तार होने से जो कृषि विकास की गति को है वो निर्धारित करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किसकी गति को निर्धारित करेगा, एग्रीकल्चर डेवलपिंग गति को निर्धारित करता है। अगर अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अधिक है तो अपना कृषि विस्तार होगा वो भी अधिक होगा। ठीक उसी प्रकार अपना मार्केटेबल सरप्लस होता है। कौन सा सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस है, विपणन योग्य अधिशेषी है। अगर इसके अंदर वृद्धि होती है तो अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है किसान अपनी आवश्यकताओं सारी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद में जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेचता है उसको अपन मार्केटेबल सरप्लस कहेंगे। अगर बेचने वाला मार्केटेबल सरप्लस है वो अगर अधिक होगा तो अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगी, यानी कि अपना आर्थिक विकास होगा। अगर मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कृषि उत्पादन अधिक हो रहा है तो अपने कृषि का विस्तार अधिक होगा, और अगर अपनी मार्केटेबल सरप्लस अधिक है तो अपना आर्थिक विकास होगा। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ देश के आर्थिक विकास के लिए विपणन योग्य अधिशेषी में वृद्धि होनी चाहिए। उत्पादन में वृद्धि होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर वृद्धि होती है, तो उसके साथ साथ में अपने आर्थिक विकास के लिए मार्केटेबल सरप्लस विपणन योग्य अधिशेषी में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। यद्यपि विपणन प्रणाली का सरप्लस से अधिक सरोकार है जो बाजार में प्रवेश करता है। विपणन प्रणाली की अपन बात करें तो विपणन प्रणाली में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से अधिक तो वो सरप्लस है जो बाजार के अंदर प्रवेश करता है या प्रवेश करने की संभावना है। इस अधिशेषी के कुल उत्पादन की मात्रा आवश्यक है। किसी वस्तु का उत्पादन जितना बड़ा होगा उस वस्तु का अधिशेषी ही उतना अधिक होगा। अगर मान लो किसी वस्तु का उत्पादन अधिक हो रहा है तो उसको अपन अधिक मार्केट के अंदर बेचेंगे, यानी कि उसका सरप्लस होगा। जो नॉन फार्मिंग किसान होते हैं, जो नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन पास में वो अधिक उत्पादन पहुंचेगा। अब अपन बात करें प्रोड्यूस सरप्लस की तो दो प्रकार के होते हैं प्रोड्यूस सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस। उत्पादक अधिशेष प्रोड्यूस सरप्लस उत्पादक अधिशेष वह उपज की मात्रा है जिसे किसान अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में गैर कृषि आबादी के लिए उपलब्ध करा सके या वास्तव में उपलब्ध कराती है। क्या होता है कि प्रोड्यूस सरप्लस क्या होती है, प्रोड्यूस सरप्लस किसी भी उत्पाद की वह मात्रा होती है, कोई भी उत्पाद की वह मात्रा। जैसे अपन ने बात की, अपन ने गेहूं का उत्पादन किया, किसका उत्पादन किया, अपन ने गेहूं का उत्पादन किया। अब अपन बात करते हैं गेहूं के उत्पादन के अंदर प्रोड्यूस सरप्लस क्या होती है। तो उत्पाद अधिशेष या प्रोड्यूस सरप्लस उपज की वह मात्रा होती है जिससे किसान अपनी आवश्यकताओं जैसे परिवार की खपत, मान लो अपने गेहूं हुए वो 20 क्विंटल हुए, कितने क्विंटल गेहूं हुए अपने खेत के अंदर 20 क्विंटल गेहूं हुए, उसमें से अपने परिवार के लिए अपन को 2 क्विंटल गेहूं की आवश्यकता रहेगी। कितने क्विंटल गेहूं की आवश्यकता रहेगी,
2 क्विंटल गेहूं के लिए अपन को परिवार की आवश्यकता रहेगी। पशुओं के लिए अपन को 1 क्विंटल गेहूं की आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा अपन अन्य कारकों की बात करें, जैसे अपन को मशीनरी वगैरह, अपन ने ट्रैक्टर वगैरह चलाया था, उसका किराया वगैरह देने के लिए अपन को है वो 1-2 क्विंटल गेहूं की आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा उसको उखेड़ने के लिए, उसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए अपन ने मजदूर वगैरह अन्य जो भी अपन को खर्चा आया उसकी आवश्यकता 2 क्विंटल रहेगी। तो ये कुल कितने हो गए, 2 4 6 और 7 क्विंटल। कितने क्विंटल हो गए, 7 क्विंटल। तो किसान क्या करेगा, इस 20 क्विंटल में से 7 क्विंटल तो है वो अलग कर देगा और पीछे बचेंगे 13 क्विंटल। ये 13 क्विंटल गेहूं है वो किसान किसको दे देगा, वो किसान है वो गैर आबादी कृषि जो पॉपुलेशन है उसके लिए उपलब्ध करवाएगा, यानी कि इनको बेचेगा, मार्केट के अंदर बेचेगा। तो जो ये मार्केट के अंदर बेचता है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया प्रोड्यूस सरप्लस। यहाँ उत्पादक अधिशेष से क्या होता है कि उत्पादक अधिशेष से उपज की वह मात्रा होती है जो किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद में जो है वो उपलब्ध करवाता है। जैसे अपन ने बात की 20 क्विंटल गेहूं में से 7 क्विंटल गेहूं तो उसके लिए है वो काम का आ गया किसान के लिए। पीछे बचा 13 क्विंटल गेहूं। 13 क्विंटल गेहूं है वो किसान किनको देगा, जो नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन है इनके लिए उपलब्ध करवाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस सरप्लस बोलते हैं। द प्रोड्यूस सरप्लस इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट which is or can be made available to by farmers to the non farmers population। कि प्रोड्यूस सरप्लस वो क्वांटिटी होती है, वो किसी भी उत्पाद की, किसी भी हेड की वो मात्रा होती है जो किसान के द्वारा नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन है उसको है वो क्या वो करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। प्रोड्यूस सरप्लस इज ऑफ टू फैक्ट टाइप्स। जो प्रोड्यूस सरप्लस होते हैं, उत्पादक अधिशेष होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना मार्केटेबल सरप्लस, एक होता है मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस की मैं बात करूं तो विक्रय अधिशेषीय प्रोडक्ट की वह मात्रा होती है। मार्केटेबल सरप्लस को हिंदी में क्या कहते हैं, विक्रय अधिशेषीय या बिक्री योग्य उत्पाद। कौन सा, मार्केटेबल सरप्लस मतलब बिक्री योग्य उत्पाद, जिससे किसानों के द्वारा कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों को आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपलब्ध करवाया जाता है। मतलब मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है जो किसान प्रोडक्ट बेचता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। मान लो अपने 20 क्विंटल गेहूं हुए, कितने क्विंटल गेहूं हुए, 20 क्विंटल गेहूं हुए, उनमें से 7 क्विंटल गेहूं अपने लिए काम लेते और 13 क्विंटल गेहूं है। 13 क्विंटल गेहूं में से अपन 5 क्विंटल गेहूं है वो किस बेचेंगे, कितने बेचेंगे, 5 क्विंटल गेहूं बेचेंगे और बाकी के जो गेहूं है वो अपन 8 क्विंटल गेहूं ये सोच के रख लेते हैं कि अपने आगे भविष्य में है वो इसके भाव बढ़ेंगे। तो अपन जो 13 क्विंटल गेहूं है उस 13 क्विंटल के 13 क्विंटल पूरे बेचेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। मतलब अपने उत्पाद में से जो उत्पाद अपन मार्केट के अंदर बेचते हैं उसको है वो मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। कुल उत्पादन की मात्रा में से विभिन्न आवश्यकताओं जैसे परिवार के लिए, परिवार के कंजप्शन के लिए, बुआई के लिए बीज, पशुओं के लिए दाना, श्रमिकों को मजदूरी के उत्पादन का रूप में भुगतान की जाने वाली मात्रा घटाने पर जो शेष मात्रा रहती है वो मार्केटेबल सरप्लस कहलाती है। यानी कि अपन ने बात की कि 20 क्विंटल गेहूं में से 13 क्विंटल गेहूं है वो अपने बेचने योग्य गेहूं है, तो उन बेचने योग्य गेहूं को अपन क्या बोलेंगे, मार्केटेबल सरप्लस कहेंगे। क्या कहेंगे, मार्केटेबल सरप्लस कहेंगे। अपने कुल उत्पादन में से अपने परिवार के कंज्यूमशन के लिए, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपन ने गेहूं रख लिए। उसके बाद में अपन ने पशुओं के लिए रख लिए, अपन ने अगली बार गेहूं उत्पादन करने के लिए बीज के रूप में रख लिए। सारे अपन रखने के बाद में जो बेचने योग्य गेहूं होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस होता है वो क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस की अगर मैं बात करूं तो मार्केटेबल सरप्लस होता है वो होता है टोटल प्रोडक्शन। कौन सा प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। अपना कुल उत्पादन कितना हुआ, उस कुल उत्पादन में से अगर अपन टोटल रिक्वायरमेंट्स को घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, अपनी टोटल रिक्वायरमेंट्स को घटा देते हैं, फिर से जो भी अपना गेहूं बचता है वो क्या होता है, जो भी उत्पाद बचता है उसको अपन मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं, यानी बेचने योग्य उत्पाद। अपने कुल उत्पाद में से किसान के जो भी फसल उपज जो प्राप्त होती है उस उपज में से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो हटा देता है। उसके बाद में जो उसके बेचने योग्य उत्पाद होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपना मार्केटेड सरप्लस।
मार्केटेबल सरप्लस में बात करें कि किसानों के विक्रय अधिशेष की मात्रा, परिवार के लिए उपयोग, बुआई के लिए बीज, पशुओं के लिए वो दाना आदि की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। किसानों के जो मार्केटेबल सरप्लस की मात्रा होती है वो परिवार की आवश्यकता, उसके अलावा बुआई की बीज, पशुओं के लिए आवश्यक बीज की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इन कार्यों के लिए अधिक बीज की आवश्यकता रहती है, यदि इन कार्यों के लिए वो अधिक इनको उत्पाद की आवश्यकता रहेगी तो मार्केटेबल सरप्लस होगा वो कम हो जाएगा, और इन कार्यों के लिए अगर आवश्यकता कम होती है तो मार्केटेबल सरप्लस अधिक हो जाएगा। मार्केटेबल सरप्लस की मैं बात करूं तो मार्केटेबल सरप्लस होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है कि किसान को कितनी आवश्यकता है, किसान है वो परिवार के लिए कितनी उपज की आवश्यकता रहती है, उसकी उसको पशुओं को खिलाने के लिए कितनी आवश्यकता रहती है। ऐसे कारकों में से जो, अगर इन कारकों की मांग अधिक है, अधिक आवश्यकता रहती है तो मार्केटेबल सरप्लस कम हो जाएगा, और अगर इनको आवश्यकता कम है तो मार्केटेबल सरप्लस बढ़ जाएगा। विक्रय अधिशेष एक सैद्धांतिक धारणा है क्योंकि किसानों के द्वारा उत्पाद की बाजार में विक्रय की जाने वाली मात्रा साधारणतः इससे अधिक अथवा कम होती है। विक्रय अधिशेष है जो प्रोड्यूस सरप्लस होती है वो तो क्या है, एक सैद्धांतिक धारणा है, लेकिन किसानों के द्वारा विक्रय की जाने वाली मात्रा होती है वो साधारण इससे कम या अधिक होती है। अब अपना आता है मार्केटेड सरप्लस। क्या आता है? मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस की उत्पादों की वह मात्रा जो किसानों के द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे रूप से अथवा व्यापारियों को दोनों के रूप में वास्तविक विक्रय की जाती है। अपन ने बात करते हैं कि मार्केटेड सरप्लस क्या होते हैं। अपन ने बात की 20 क्विंटल गेहूं हुए अपने, वही एग्जांपल आपको मैं बार बार समझाऊंगा। 20 क्विंटल गेहूं हुए, उनमें से सात सात क्विंटल गेहूं का अपन ने कंजप्शन कर दिया, अपने रिक्वायरमेंट रहती है 7 क्विंटल गेहूं की, पीछे बचे 13 क्विंटल गेहूं। 13 क्विंटल गेहूं क्या है? मार्केटेबल सरप्लस है। क्या है? 13 क्विंटल गेहूं है वो मार्केटेबल सरप्लस है। उसमें से 5 क्विंटल गेहूं अपन ने बेच दिए और 8 क्विंटल गेहूं अपन ने इस उद्देश्य से रख दिए, उनको भी अपन बेचेंगे, लेकिन अभी अपन है वो नहीं बेच रहे हैं कि अपन बोल रहे हैं कि भाव बढ़ जाएंगे, इस उद्देश्य से अपन उनको है वो रख देते हैं। तो उनको अपन क्या बोलेंगे? जो अभी अपन रखे हुए हैं जो बेच देंगे अभी अपन। तो मार्केट रेट सरप्लस का मतलब क्या हो गया? मान लो अपने 20 क्विंटल गेहूं हुए, उनमें से 7 क्विंटल गेहूं है वो अपने रिक्वायरमेंट के लिए रह गए, पीछे अपने 13 क्विंटल गेहूं है, ये तो हो गया अपने मार्केटेबल सरप्लस। अब अपन 13 क्विंटल में से 5 क्विंटल गेहूं को अभी बेच रहे हैं और 8 क्विंटल गेहूं है वो बाद में बेचेंगे भाव आने पर। अब भाव कम है तो अभी अपन नहीं बेच रहे हैं, तो ये जो अभी अपन बेच रहे हैं 5 क्विंटल गेहूं, इसको अपन क्या बोलते हैं? मार्केटेड सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केटेड सरप्लस बोलते हैं। ठीक है। मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस का मतलब आप समझ गए होंगे कि मार्केटेबल सरप्लस होता है वो क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन जो अपना होता है उस टोटल प्रोडक्शन में से अपन जो रिक्वायरमेंट वो घटा देते हैं अपनी, फिर से जो बचता है ये अपने क्या हो गया? अपने मार्केटेबल सरप्लस हो गया। दूसरा है अपना मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस का मतलब क्या होता है कि इस मार्केटेबल सरप्लस में से अपन कितना है वो अभी अपन बेच रहे हैं, कितना स्टोरेज कर रहे हैं, जो अपन अभी बेच रहे हैं वो क्या हो गया? मार्केटेड सरप्लस। ठीक है। उत्पादों की वह मात्रा जो किसानों के द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे रूप अथवा व्यापारियों को दोनों को वास्तविक रूप में बिक्री की जाती है उसको अपन मार्केटेड सरप्लस बोलते हैं। मार्केटेड सरप्लस की मात्रा उत्पादक कृषकों के स्वयं के परिवार, पशुओं के दाना, बुआई के बीज, श्रमिकों को मजदूरी भुगतान करने के लिए उत्पाद की आवश्यक मात्रा के अतिरिक्त उत्पाद की प्रचलित कीमत प्रतिस्पर्धा वाले उत्पादों की कीमतों, कृषकों को वित्त की आवश्यकताओं एवं उत्पाद की भावी कीमतों की स्थिति आदि कारकों पर निर्भर करती है। मार्केटेड सरप्लस की एक तो ये मार्केटेबल सरप्लस वाले सभी कारक आ गए, जैसे परिवार की आवश्यकता, पशुओं के लिए कितना दाना आवश्यक रहेगा, श्रमिकों के भुगतान वगैरह, ये निर्भर करती है। उसके अलावा उत्पाद की प्रचलित कीमत प्रतिस्पर्धा वाले उत्पादों की कीमत, यानी कि उत्पाद की वर्तमान में कीमत क्या है, कृषकों की वित्त की आवश्यकता है कि नहीं। अगर अपन को पैसे की आवश्यकता भी रहेगी तो अपन है वो ज्यादा बेचेंगे, पैसे की आवश्यकता नहीं हुई तो अपना उत्पाद कम बेचेंगे। उत्पाद की भावी कीमतों की स्थिति, अगर अपन को लग जाए कि आगे अपने भाव है वो बढ़ जाएंगे किसी उत्पाद के तो अपन कम बेचते हैं। ये कारक होते हैं वो मार्केटेड सरप्लस को प्रभावित करते हैं। उत्पादकों की दृष्टि से मार्केटेड सरप्लस की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। उत्पादकों की दृष्टि से मैं बात करूं तो मार्केटेड सरप्लस की मात्रा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मार्केटेड सरप्लस की मात्रा किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम होती है। अपन बात करें मार्केटेड सरप्लस की, किसकी बात करें? मार्केटेड
सरप्लस। तो मार्केटेड सरप्लस होता है वो किसानों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, आवश्यक होता है। क्या होता है, आवश्यक होता है। किसानों का अगर मैं धन की बात करूं, पैसों की बात करूं, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, पैसे जब वो अपने उत्पाद को बाजार के अंदर बेचेंगे तभी मिलेंगे। तो इसलिए वो अपने मार्केटेड सरप्लस होते हैं किसानों के लिए क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि किसानों को जो पैसे मिलेंगे वो किससे मिलेंगे, मार्केटेड सरप्लस से ही मिलेंगे। मंडी में विभिन्न विपणन सुविधाओं का विकास भी मार्केटेड सरप्लस की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर मान लो मार्केटेड सरप्लस की मात्रा कम है तो मंडी में जो सुविधाएं होती है, मार्केटिंग सुविधाएं, वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस में समझ गए होंगे अपन। अपने बात करें अगर, एक होता है अपना प्रोड्यूस सरप्लस, किसान जो भी उत्पाद करता है उस उत्पाद का है वो नॉन फार्मिंग की उस पॉपुलेशन के पास में कितना जो उपलब्ध करवाता है उसको अपन प्रोड्यूस सरप्लस कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है मार्केटेबल सरप्लस। क्या होता है, मार्केटेबल सरप्लस। एक तो हो गया अपना मार्केटेबल सरप्लस और एक होता है अपना मार्केटेड सरप्लस। क्या होता है, मार्केटेड सरप्लस। अब अपन बात करते हैं कि मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है कि अपना जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, कुल उत्पादन हुआ है, क्या हुआ है, अपना किसान की फसल का जो कुल उत्पादन हुआ है उस उत्पादन में से, जैसे अपने मान लो 50 क्विंटल बाजरी हो गई, क्या हो गई, 50 क्विंटल बाजरी हो गई, उस उत्पादन में से अपन अपने काम के लिए, किसान होता है, अपने काम के लिए किसान को आवश्यकता कितनी रहती है, किसान को आवश्यकता कुल उत्पादन में से किसान को आवश्यकता जितनी रहती है, मान लो 50 क्विंटल बाजरी में से 5 क्विंटल 10 क्विंटल उसके परिवार के लिए चाहिए, 10 क्विंटल और कार्यों के लिए चाहिए, तो फिर से जो उनको आवश्यकता रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, उसको घटा देते हैं। टोटल प्रोडक्शन में से अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको घटा देते हैं। फिर से जो अपना 50 क्विंटल बाजरी में से अगर मान लो अपन ने 30 क्विंटल बाजरी अपन को रिक्वायरमेंट है, तो फिर से जो 20 क्विंटल बाजरी बचेगी वो क्या होगी, मार्केटेबल सरप्लस होगी। क्या होगी, मार्केटेबल सरप्लस होगी। इस 20 क्विंटल बाजरी में से किसान अभी वर्तमान में कितनी बाजरी बेचेगा, मान लो 20 क्विंटल बाजरी में से 10 क्विंटल बाजरी किसान ने बेच दी और 10 क्विंटल बाजरी किसान ने रख दी, तो जो किसान 10 क्विंटल बाजरी वर्तमान में बेचेगा उसको अपन क्या कहते हैं, मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। 10 क्विंटल उसने इसलिए रख दी कि अभी भाव है वो कम है, जब भाव बढ़ेंगे तब वो बेचेगा। तो ये हो गया अपना मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस में। अब मुझे आशा है कि आप सब कंफ्यूज नहीं होंगे। जो अपना कुल प्रोडक्शन होता है उनमें से अपना बेचने योग्य प्रोडक्शन कितना है, मार्केटेबल। बेचने योग्य प्रोडक्शन में से अपन ने बेचा कितना है, मार्केटेड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस के बीच में संबंध क्या है, उनकी अपन बात करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटेड सरप्लस एंड मार्केटेबल सरप्लस। किसान की स्थिति, कंडीशन ऑफ फार्मर, किसान की स्थिति के आधार पर या फसल के प्रकार के आधार पर मार्केटेड सरप्लस मार्केटेबल सरप्लस से अधिक, जो मार्केटेड सरप्लस होता है वो मार्केटेड सरप्लस से कभी अधिक, कभी कम या कभी है वो बराबर हो सकता है। अब बात करते हैं अपन, मार्केटेड सरप्लस है वो अधिक है और मार्केटेड सरप्लस अधिक है, मार्केटेबल सरप्लस है वो क्या है, कम है। अगर मान लो मार्केटेबल सरप्लस से मार्केटेड सरप्लस अधिक है, मार्केटेबल से यानी कुल बेचने योग्य में से अपन जो बेच रहे हैं वो अधिक है, तो क्या होता है, जब किसान के परिवार और खेत की जरूरतों के लिए वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में कम मात्रा में फसल रखता है। मान लो किसान को 20 क्विंटल गेहूं उत्पादन में से 7 क्विंटल किसान को गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन किसान अपने रखता कितनी है, 5 क्विंटल ही रखता है और 15 क्विंटल गेहूं है वो बेच देता है। क्या हो देता है, बेच देता है। तो मार्केटेड सरप्लस अधिक हो जाएगा। जब किसान परिवार, जब किसान होता है वो परिवार और खेत की जरूरतों की अपनी वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में कम मात्रा में फसल रखता है। जैसे अपन ने बात की थी कि 20 क्विंटल गेहूं उत्पादन हुआ था, 20 क्विंटल में से किसान को 7 क्विंटल की आवश्यकता थी, पीछे बचा जो 13 क्विंटल वो तो क्या था, मार्केटेबल सरप्लस था। किसान क्या करता है, इन 7 क्विंटल आवश्यकताओं को इस जगह 5 क्विंटल ही रखता है। आवश्यकता 7 क्विंटल की है लेकिन वो किसान रखेगा 5 क्विंटल, तो यहाँ हो जाएगी अपने 15 क्विंटल गेहूं। तो 15 क्विंटल गेहूं क्या है, ये मार्केटेड सरप्लस है। क्या है, मार्केटेड सरप्लस है। तो मार्केटेड सरप्लस अधिक कब होता है, जब किसान जरूरतों की
जरूरतों से वो कम उत्पाद को रखता है तो मार्केटेड सरप्लस होता है वो मार्केटेबल सरप्लस से अधिक हो जाता है। ये विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए सच है। जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं उनके लिए सच होता है, क्योंकि जिनकी नकदी की आवश्यकता अधिक होती है और तत्काल होती है वो मार्केटेड सरप्लस उनके लिए वो मार्केटेबल सरप्लस से अधिक हो जाता है। मार्केटेड सरप्लस से अधिक बेचने की स्थिति में संकट को जबरन बिक्री भी कहा जाता है। अगर मार्केटेड सरप्लस अधिक बेचते हैं तो इस स्थिति को संकट या अपन क्या कहते हैं, जबरन सेल कहते हैं, फोर्स्ड सेल कहा जाता है। ऐसे किसान आमतौर पर अपने परिवार और खेत की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाद की अवधि में बाजार से उपज है वो खरीदते हैं। एक बार तो बेच देते हैं, फिर वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजार से वापस उत्पाद को खरीदते हैं। उत्पाद की कीमत में गिरावट के साथ में संकट की बिक्री की मात्रा भी बढ़ जाती है। जब कीमत का मतलब है कम कीमत का मतलब है कुछ निश्चित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बार बड़ी मात्रा में बेचा जाता है। दूसरा है कि मार्केटेड सरप्लस कम है और मार्केटेबल सरप्लस अधिक है। जब किसान कुछ अधिशेष कुल अधिशेषीय उपज को अपने पास रखते हैं तो मार्केटेबल सरप्लस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो किसान ने अपन बात की 20 क्विंटल में से 13 क्विंटल क्या है उसका मार्केटेबल सरप्लस है। इन मार्केटेबल सरप्लस में से अब वो 5 क्विंटल बेचेगा और 8 क्विंटल स्टोरेज रख देगा, तो 5 क्विंटल कम हो गया। तो अपने क्या होता है, जब किसान कुल मार्केटेबल सरप्लस में से अपने कुछ ही बेचता है तो उसको अपन मार्केटेड सरप्लस कहते हैं और मार्केटेड सरप्लस की मात्रा कम हो जाती है। बड़े किसान आमतौर पर अपनी बेहतर अवधारण क्षमता के लिए मार्केटेबल सरप्लस में से कम बेचते हैं और वे इस उम्मीद से अतिरिक्त उपज रखते हैं कि बाद में इनकी कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कभी कभी किसान अगले उत्पादन सीजन तक भी है वो उपज को बनाए रखते, बेचते नहीं है। किसान अपनी फसल को दूसरी फसल के लिए या तो परिवार उपभोग के उद्देश्य से या अपने पशुओं को खिलाने के लिए कीमतों में भिन्नता के कारण स्थापन कर सकते हैं। कुछ किसान क्या करते हैं कि प्रोडक्शन को है वो बेचते नहीं अपने उपज को, और दूसरा उपज है वो उनके लिए आ जाता है। तो उस उपज को है वो क्या, दूसरी बार जब उपज होती है तो उन उपज को क्या कर देते हैं, जो नई उपज होती है उसको बेच देते हैं और पुराने वाले उपज को परिवार के लिए यूज में ले लेते हैं। प्रतिस्पर्धी फसल की तुलना में फसल की कीमत में गिरावट के साथ किसान पहली फसल का अधिक और दूसरी फसल का कम उपभोग कर सकते हैं और मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस दोनों बराबर होंगे। तो जब किसान न तो अपनी आवश्यकता से अधिक रखता है और न ही किसान अपनी आवश्यकता से कम रखते हैं तो मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस बराबर हो जाते हैं। जब किसान अपनी आवश्यकताओं से अधिक रखते हैं तो मार्केटेबल सरप्लस होगा वो मार्केटेड सरप्लस से अधिक होगा। ध्यान सुनना, जब किसान अपनी आवश्यकता से अधिक उपज को रखते हैं तो मार्केटेबल सरप्लस होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा मार्केटेड सरप्लस से। और जब किसान अपनी आवश्यकताओं से कम उपज को रखते हैं तो मार्केटेड सरप्लस हो जाएगा वो मार्केटेबल सरप्लस से अधिक हो जाएगा। ये खराब होने वाली वस्तुओं के और मार्जिनल फार्मर के लिए सही होते हैं। जो मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस दोनों बराबर कम होंगे। जब खराब होने वाली वस्तुएं होती है या जो सीमांत किसान होते हैं उनके लिए मार्केटेबल सरप्लस और मार्केटेड सरप्लस दोनों सही होते हैं। अब अपन बात करते हैं इकोनॉमिक सरप्लस की। किसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक सरप्लस की बात करेंगे कि कुल आर्थिक अधिशेष या इकोनॉमिक सरप्लस क्या होती है। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होती है, इकोनॉमिकल सरप्लस प्राप्त होती है, आर्थिक अधिशेष। इकोनॉमिकल सरप्लस की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो टोटल होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक सरप्लस होते हैं। अब अपन बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कि उपभोक्ताओं द्वारा अपने अपने स्वीकृत भुगतान मूल्य में से कम मूल्य पर किसी माल या सेवाओं को खरीद पाने की कुल बचत होती है। उपभोक्ताओं द्वारा अपने अपने स्वीकृत भुगतान मूल्य में से अगर कम मूल्य पर किसी माल या सेवा को खरीद पाने से जो कुल बचत होती है उसको अपन कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर मान लो अपन गेहूं है 20 रुपए किलो है, 20 रुपए क्विंटल है वो, 20 रुपए किलो है गेहूं, मान लो किसी कंज्यूमर्स ने है वो खरीदने के लिए अपने मूल्य इकट्ठा किया था कि अपन 20 रुपए के भाव से है वो गेहूं खरीदेंगे, लेकिन उसको गेहूं है वो सस्ता मिल जाता है, 18 रुपए मिल जाता है। कितने रुपए मिल जाता है, 18 रुपए में मिल जाता है। तो 20 रुपए से 18 रुपए होने पर जो उसकी कुल कुल है वो पैसे बचेंगे जो बाद में, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। फिर है प्रोड्यूसर सरप्लस।
उत्पादकों द्वारा अपने स्वीकृत प्राप्त मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी माल या सेवा को बेच पाने से जो लाभ होता है उसको अपन प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। अगर मान लो 20 रुपए किलो के हिसाब से किसान ने सोचा कि मुझे गेहूं मिल जाएंगे, लेकिन उसको भाव है वो 22 रुपए मिल जाते हैं, तो उसको जो अधिक पैसे मिले हैं उसको अपन प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों को अपन इकोनॉमिकल सरप्लस कहते हैं। उपभोक्ता अधिशेष को किसी वस्तु के लिए भुगतान करने की उपभोक्ताओं की इच्छा और उनके द्वारा भुगतान की गई वास्तविक कीमत या संतुलन मूल्य के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो कंज्यूमर सरप्लस होता है इसको किसी वस्तु के लिए भुगतान करने की इच्छा और उसको वास्तविक भुगतान कितना किया। अगर मान लो भुगतान करने की इच्छा 20 रुपए थी, लेकिन उन्होंने वास्तविक भुगतान है वो 18 रुपए की है, तो जो 2 रुपए प्राप्त होते हैं फायदा होता है उस 2 रुपए को अपन कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। नेक्स्ट अपना है कि मार्केट फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटेबल सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, की जो कृषि वस्तुएं होती है, कृषि वस्तुओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन कृषि वस्तुओं को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन है वो बात करने वाले हैं। अपना ये नेक्स्ट टॉपिक है वो आज की क्लास का रहने वाला है कि फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटेबल सरप्लस और ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज, की कृषि वस्तुओं के मार्केटेबल सरप्लस को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है जोत का आकार। अधिक जोत वाले फार्म पर उत्पादन के अधिक मात्रा में होने पर मार्केटेबल सरप्लस होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। अगर अपन मान लो किसान का जो खेत है उसका जोत अधिक है, किसान का खेत अधिक है, आकार का अधिक आकार में है किसान का खेत, तो उसका उत्पादन अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा तो मार्केटेबल सरप्लस भी क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा है प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ प्रोडक्ट। अगर मान लो फार्म पर उत्पादों की उत्पादकता का स्तर अधिक होता है तो उत्पाद के कुल उत्पादन और बिक्री अधिशेषी की मात्रा में वृद्धि होगी। जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो अगर अच्छी क्वालिटी की है तो अगर अच्छी क्वालिटी की अपनी को प्रोडक्टिविटी मिल जाती है तो उसका अपना मार्केटेबल सरप्लस होगा वो भी अधिक होगा। फैमिली रिक्वायरमेंट, अगर किसी किसान को फैमिली रिक्वायरमेंट अधिक है तो मार्केटेबल सरप्लस होगी वो क्या होगी, कम होगी। सदस्यों की संख्या उत्पाद की आवश्यकता पर सीधा प्रभाव डालती है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर उत्पादों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी जिससे वो मार्केटेबल सरप्लस होगा। बिक्री अधिशेषी की मात्रा होगी वो क्या होगी, कमी होगी। फर्स्ट है फॉर्म, अगला है फॉर्म पर उपयोग के लिए आवश्यकता। अगर फॉर्म यूज के लिए अधिक अपन को उत्पाद की आवश्यकता रहेगी तो अपना मार्केटेबल सरप्लस होगा वो क्या होगा, कम होगा। प्रोडक्ट की कीमत, अगर मान लो प्रोडक्ट की कीमत अधिक है तो अपना मार्केटेबल सरप्लस होगा वो क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा। प्रोडक्ट की कीमत अधिक होगी तो उत्पाद के बिक्री अधिशेष की मात्रा को प्रभावित करती है। उत्पाद की कीमत का उत्पाद के बिक्री अधिशेष पर आने वाले प्रभाव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अगर उत्पाद की कीमत ज्यादा है तो प्रोडक्टेबल बिक्री अधिशेष कम होगा और उत्पाद की कीमत अगर कम है तो बिक्री अधिशेष मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर है वो अपने ये सब पढ़ लिया था कि मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस, डिमांड सप्लाई, ये सब अपन ने पढ़ लिया। मुझे आशा है कि आज जब अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, अगले सेशन के अंदर मैं समझा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास में है वो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, फीडबैक अपना है वो जरूर दीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए। जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिली है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसका डट कर मुकाबला करना ही आपका आर्ट ऑफ लाइफ है। तो अपन को है वो प्रॉब्लम से है घबराना नहीं है, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी के अंदर परिवर्तित करना है। इसी के साथ में थैंक यू।